हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस। और इसके पहले हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया है। एक्सरसाइज नंबर 2 जो प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है उसको भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। यदि आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो आप उसको सीरियल वाइज देखते आइए, जिससे कि आगे के टेंसेस भी आपको समझ में आए। क्लियर है? चलिए, तो बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं, सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ द पास्ट टेंस के विषय में। और इस टेंस को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है। पास्ट टेंस में हम लोग 4 प्रकार के इसके फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। कौन कौन से होंगे? तो आप कहेंगे कि पहला होगा इंडेफिनिट। इंडेफिनिट को हम लोग कहते हैं सिंपल पास्ट, है ना। फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यूअस को पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद परफेक्ट को पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर उसके बाद किसको पढ़ेंगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस को पढ़ेंगे। तो 4 प्रकार के टेंसेस, इस पास्ट टेंस में 4 प्रकार के टेंसेस को पढ़ने हैं। तो बिल्कुल पेशेंस के साथ यहाँ पर ध्यान से देखिए, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस पढ़ेंगे। इसी को कहा जाता है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पर ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और इसके बाद इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर कैसे हैं? तो इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले एक्टिवाइज, जो जिसका हम लोगों को टेंस में काम है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मिलेगा। सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब मिलेगा। ये जो वर्ब है इस पर थोड़ा सा हम लोगों को जानकारी लेना है। ये जो वर्ब है आपको पता है कि ये मेन वर्ब होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म होता है। तो इसके स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि सब्जेक्ट होता है, उसके बाद आपका क्या आएगा? वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगा, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो आपको एक चीज़ याद होगा कि हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद मेन वर्ब होता है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इस तरीके से कोई भी सेंटेंस बनता है। लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई दिया, ये हेल्पिंग वर्ब। लेकिन आपको पता है कि सिंपल पास्ट टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब होता है। सिंपल पास्ट टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब होता है। वो कौन सा होता है? तो इस हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग किया जाता है, जो कि हम निगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का स्थान लेंगे। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए, तो स्ट्रक्चर के विषय में आपको पता चल गया। पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके स्थान पर हम लोग यहाँ पे वॉज और वर जो है यूज करते हैं। और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब अब आपको पता चल गया होगा यदि आपने पिछले क्लास अटेंड किया है तो। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर्मेशन की बात करें तो इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, हमेशा याद रखना है कि सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है। जितने भी पर्सन्स होंगे सबके साथ, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, कोई भी सब्जेक्ट होता है सबके साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज करना है। किसको यूज करना है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म को। वो जैसे हरी केम टू माई हाउस। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हरी केम टू माई हाउस यस्टरडे। यहाँ पर ये कहा गया कि हरी केम, तो हरी जो है वो केम है। केम का मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सिंपल पास्ट टेंस होता है। इसको हम लोग हिंदी में आ, ई और ए से निकालते हैं, या ता था, ती थी, या ते थे से निकालते हैं। इसका कहने का सेंस क्या है? जैसे आपने यहाँ पे कहा ना कि हरी केम टू माई हाउस यस्टरडे, तो आप ये कहेंगे कि हरी मेरे घर कल आया। आया था नहीं, आया। तो आया को जब आप खींचेंगे तो या को निकालते आ निकलेगा, है ना। सीता मेरे घर आई, तो यहाँ पे देखिए ई निकलेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है दे वर्कड, है ना। दे है सब्जेक्ट और वर्कड क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। दे वर्कड ऑन अ वेरी वीक फॉर्म, है ना। वो कहाँ काम किए हैं? वो कहाँ काम किए थे? तो आप कहेंगे कि वे वेरी बिग फॉर्म, एक बहुत बड़े फॉर्म पर काम किया उन लोगों ने। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस में आप देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस जो है वो क्या किया जाता है? डिड नॉट। जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके साथ डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि नॉट का जो प्रयोग होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है और मेन वर्ब के पहले। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? डिड। और मेन वर्ब क्या हो जाएगा? वो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, और उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे नॉट। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद
और मेन वर्ब के पहले हमको नॉट लगाना है। बस ये याद रखना है कि जब भी हम किसी सेंटेंस में डू का, डज का या डिड का प्रयोग कर दिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो हमेशा मेन वर्ब जो होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगा, इसके अलावा और कोई फॉर्म नहीं होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि रमेश डिड नॉट स्लीप 2 आवर्स। रमेश डिड नॉट स्लीप फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पे देखिए डिड है, फिर नॉट है, डिड हेल्पिंग वर्ब हो गया और स्लीप क्या हो गया, मेन वर्ब, और इसके बीच में क्या लगा है, नॉट। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में क्या कहा गया है कि यू डिड नॉट सी मी यस्टरडे। यहाँ पर भी आप देखिए तो कहेंगे कि डिड आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया और सी क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, और नॉट क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस बनाया गया है। तो डिड नॉट का यूज करते हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, रमेश के साथ भी डिड नॉट, यू के साथ भी डिड नॉट, चाहे सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब को पहले लाना है, तो हेल्पिंग वर्ब एक ही है जो कि डिड है, तो डिड को हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब पहले ला दिया है। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब को हम लोगों को सब्जेक्ट के पहले रखना पड़ता है। तो जब आप सब्जेक्ट के पहले रखेंगे तो यहाँ पे यू जो है वो आपका क्या है, यू आपका क्या है, एक सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के पहले हम लोगों ने क्या लिख दिया, डिड लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया। बाकी बाय दिस बुक यस्टरडे। अब यहाँ पे देखिए डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और लता जो है सब्जेक्ट है, तो इसके पहले हम लोगों ने क्या लिख दिया, तो लता के पहले हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। अब बात ये है कि वेयर कहाँ से आ गया, तो वेयर जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जो कि इस प्लेस के लिए बता रहा है कि हम लोग 1 घंटा पहले कहाँ मिले। तो यहाँ पर ये जो WH वर्ड के अंतर्गत आते हैं और ये हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखे जाते हैं। कहाँ लिखे जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब से पहले। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। पास्ट टेंस में इसके यूजेस को देखते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे दिया गया है यूजेस पास्ट इंडिफिनिट टेंस के। ठीक, तो सबसे पहला क्या कह रहा है, देखिए पहला कह रहा है कि व्हेन पास्ट शोइंग टाइम, कौन कौन से शोइंग टाइम, मतलब यस्टरडे, एगो, लास्ट। यदि कोई भी ऐसा टाइम आपको दिखे जो पास्ट से रिलेटेड हो, जैसे यस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल, एगो, लास्ट, ये सभी पास्ट शोइंग टाइम है, तो ऐसे में इज गिवन इन द सेंटेंसेस, किसी भी सेंटेंस में यदि ये दिख गए तो आंख बंद करके आपको पास्ट इंडिफिनिट टेंस यूज करना है। आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, तो आपने जैसे ही यहाँ पे यस्टरडे देखा तो आंख बंद करके आप जान जाइए कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग होगा, तो हमको कौन सा प्रयोग करना पड़ेगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आपको प्रयोग करना पड़ेगा। तो रिसीव्ड देखिए यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। इसी तरीके से अगले में ही पास द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन लास्ट ईयर, तो यहाँ पर ये जो लास्ट ईयर है, ये जो लास्ट ईयर है ये भी एक क्या है, पास्ट शोइंग टाइम है। तो लास्ट आ गया, तो चाहे लास्ट ईयर हो, चाहे लास्ट मंथ हो, लास्ट डे हो, है ना, लास्ट मंडे हो, लास्ट ईयर हो, तो कुछ भी है, तो लास्ट आ गया तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। और किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का। तो यहाँ पे देखिए पास्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म का। लेकिन यदि यही सेंटेंस निगेटिव में होता तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं करते, तब उस कंडीशन में आप आई के साथ, आई जैसे मान लीजिए इस वाले सेंटेंस पहले वाले में देखें तो आई के साथ डिड नॉट का तो यूज करते, लेकिन उसके बाद रिसीव्ड जो होता है RECEIVE, ये रिसीव ही हो जाता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाता, क्योंकि डिड नॉट आ गया है तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं बी में। बी में क्या कहा जा रहा है कि टू एक्सप्रेस अ पास्ट, क्या कहा जा रहा है, टू एक्सप्रेस अ पास्ट इवेंट, टू एक्सप्रेस अ पास्ट इवेंट, टू एक्सप्रेस अ पास्ट इवेंट, या कोई एक्शन हो। यदि आपको कभी भी किसी भी पास्ट का एक्शन एक्सप्रेस करना हो, बताना हो, या कोई इवेंट बताना हो, तो आप क्या यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। आई सॉ मेनी डियर इन द जू, मैंने बहुत सारे हिरन को देखा, कहाँ, जू में। एडिसन इन्वेंटेड द ग्रामोफोन, ग्रामोफोन की खोज किसने की, एडिसन ने की। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि यदि आप किसी भी पास्ट का कोई भी एक्शन नॉर्मली आप बता रहे हैं तो वो क्या यूज कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे यूज कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कहा जा रहा है द एक्सप्रेस अ हैबिट अ कस्टम इन द पास्ट, तो
प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि टू एक्सप्रेस अ हैबिट और कस्टम इन द प्रेजेंट। तो जब प्रेजेंट के कस्टम की और हैबिट की बात होगी तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, और जब पास्ट के कस्टम और हैबिट की बात होगी तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे गांधी जी ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ, गांधी जी हमेशा सच बोलते थे। यहाँ पे देखिए ऑलवेज आया है, तो ऑलवेज क्या है, ऑलवेज बताता है कि ये इंडिफिनिट टेंस में होगा। तो गांधी जी ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ, यहाँ पर हम उनके हैबिट की बात कर रहे हैं कि वो हमेशा ट्रूथ बोलते थे। द आर्यंस बिलीव्ड इन द क्या है, वननेस ऑफ गॉड, जो आर्य लोग थे, आर्यंस का मतलब होता है आर्य जो होते थे, आर्य वैदिक समय के आर्यों को कहा जा रहा है कि वो एक ही भगवान में, वननेस मतलब एक ही भगवान में बिलीव करते थे। तो यहाँ पर भी देखिए, तो यहाँ पे एक कस्टम है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट आगे कहा जा रहा है कि टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम स्टेटेड, है ना, टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन द टाइम स्टेटेड। जैसे आप यहाँ पर देखो तो कहा जा रहा है वाइल ही टुक टी ही रीड न्यूज़पेपर। जब आप दो एक्शन की बात कर रहे होते हैं और वो एक ही समय में हो रहे हो तो वहाँ पर हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे दोनों सेंटेंस में। जैसे कहा गया वाइल ही टुक टी ही रीड अ न्यूज़पेपर, है ना, ही रीड अ न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर भी पढ़ा, उसने न्यूज़पेपर भी पढ़ा और चाय भी पिया, वह न्यूज़पेपर भी पढ़ा और चाय भी पिया। तो देखिए वो चाय पीते पीते न्यूज़, अब यहाँ पे इसको इस सेंटेंस में ऐसे कहेंगे कि चाय पीते हुए उसने न्यूज़पेपर पढ़ा। तो यहाँ पर दोनों टेंस जो हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ही है, और दोनों का ये भी ध्यान में रखना है कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होते हुए दोनों जो हैं एक ही समय में दोनों कार्य हो रहे हैं। दूसरा है सी वॉज वॉचिंग द टेलीविजन व्हेन आई वेंट टू हर हाउस, वह टेलीविज़न देख रही थी व्हेन, जब आई वेंट टू हर हाउस, जब मैं उसके घर में गया। तो देखिए दोनों काम एक ही साथ हो रहा है, वो टेलीविज़न भी देख रही है और उसके घर में गया भी, तो दोनों को समझना है। वाइल गीता सैंग सीता डांस्ड, है ना, जब गीता गाना गा रही थी सीता डांस कर रही थी, दोनों वर्क जो है, दोनों एक्शन जो है एक ही टाइम स्टेट में हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। क्लियर है, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग कहाँ पर करना है। चलिए नेक्स्ट, अभी देखिए हम लोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस का आगे भी यूज देखेंगे, लेकिन बस अभी फिलहाल इतना ही याद रखिए। आगे क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आगे हम लोग बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको पता है कि जब हम लोग इसका हिंदी देखते हैं तो लास्ट में क्या आता है, रहा था, रही थी, रहे थे, है ना, इस तरीके के शब्द जो है आपको लास्ट में देखने को मिलेंगे। तो रहा था, रही थी, रहे थे, ये देखने को मिलेंगे। जैसे बच्चे ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे थे, तो इसका सेंटेंस का जो हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज करेंगे। तो ऐसे में आपको क्या यूज करना है, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे आपको वॉज और या वर का प्रयोग करना है, और उसके बाद आपका मेन वर्ब आएगा जो कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म रहेगा। ओके, और इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव स्ट्रक्चर में क्या प्रयोग करना है। यहाँ पे जब इसके पैसिव वॉइस का यूज करेंगे तो बी है, वॉज वर है, इसके साथ हम लोगों को यूज करना पड़ेगा बीइंग, और बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्लियर है, चलिए इसके फॉर्मेशन के विषय में बात कर लेते हैं। तो जब आप फॉर्मेशन देखेंगे तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस में वॉज वर्ब का यूज करना है, किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ। अब यहाँ पर आपको ये भी समझना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, तो किसके साथ वॉज का यूज होगा, किसके साथ वर्ब का यूज होगा, ये भी पता होना चाहिए। तो वॉज का जो यूज होगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा, किसके साथ होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और जो वर्ब का प्रयोग होगा वो प्रयोग होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का प्रयोग हम लोग करेंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, तो एग्जाम्पल में क्या है कि द बेबी वॉज वीपिंग इन द रूम, द बेबी वॉज वीपिंग इन द रूम, जो बेबी है वो रूम में रो रही थी, है ना, रो रही थी। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे वॉज है हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पर क्या है, वीपिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म। नेक्स्ट में क्या दिया है, चिल्ड्रेन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड, जो चिल्ड्रेन है वो
ग्राउंड में क्या खेल रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे। और रही थी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉज वर्ब है और यहाँ पे क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। तो ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन जब निगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब के पहले प्रयोग करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग और मेन वर्ब के पहले नॉट का प्रयोग करना है, निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जो कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या है, हम लोगों के पास वॉज और वर है, और मेन वर्ब के रूप में क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। मतलब वॉज वर्ब के बाद और वर्ब की आईएनजी के पहले किसका प्रयोग करेंगे, हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है कि इन नेगेटिव सेंटेंस में नॉट बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड द प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ये भी आपको यहाँ से आइडिया लग गया। एग्जाम्पल में जैसे द बेबी वॉज नॉट वीपिंग इन द रूम, देखिए वॉज यहाँ पे वीपिंग है, इन दोनों के बीच में किसका प्रयोग किया गया है, नॉट। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, जो कि उसका निगेटिव सेंटेंस हो गया। चिल्ड्रेन वर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड, तो यहाँ पे क्या होगा, चिल्ड्रेन वर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड, मतलब जो चिल्ड्रेन हैं, जो बच्चे हैं, फुटबॉल फील्ड में नहीं खेल रहे थे। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग बात करें तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब को कहाँ रखना है, हेल्पिंग वर्ब को कहाँ रखना है, सब्जेक्ट के पहले। सब्जेक्ट के पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब रख देंगे। अगर कहीं पर भी WH वर्ड आ गया तो हेल्पिंग वर्ब के पहले ही WH का वर्ड का प्रयोग कर देंगे। क्लियर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी में देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे कहा गया है द हेल्पिंग वर्ब इज द पुट बिफोर द सब्जेक्ट एज, जैसे क्या है, वर द बॉयज पुटिंग अप नोटिस बोर्ड। यहाँ पे देखिए वर का जो प्रयोग किया गया है, वर का जो प्रयोग किया गया है ये कहाँ किया गया है, तो आप कहेंगे कि सब्जेक्ट द बॉयज के पहले। उसके बाद दूसरे में देखिए क्या कहा गया है, वेयर का प्रयोग किया गया है, लेकिन वर जो है वो द चिल्ड्रन के पहले है। यहाँ पर द चिल्ड्रन के पहले क्या है, वर है। तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे दो WH वर्ड हैं, एक वेयर है और एक वाई है। तो यहाँ से भी आपको समझ में आएगा कि इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसके यूजेस के विषय में पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए इसके यूजेस के विषय में। फर्स्ट कह रहा है कि द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज टू डिनोट एन एक्टिविटी विच वॉज इन प्रोग्रेस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। मतलब ये कह रहा है कि पास्ट की कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जहाँ पर कोई वर्क हो रहा हो, जहाँ पर एक्शन हो रहा था लेकिन वो कंटिन्यू हो रहा था। कंप्लीट कब हुआ ये हमको कोई आइडिया नहीं है। यदि ये आइडिया लग गया कि कंप्लीट हो गया तब तो वो परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये आइडिया हमको नहीं लग पाएगा कि कब कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। लेकिन ये ज़रूर पता चल जाएगा कि पास्ट में किसी एक टाइम में वो एक्टिविटी हो रही थी। तो पॉइंट ऑफ टाइम आपको समझना है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये एग्जांपल देखिए, द एरोप्लेन वॉज टेकिंग ऑफ एट द टाइम, द एरोप्लेन वॉज टेकिंग ऑफ एट द टाइम। जो एरोप्लेन है वो एट द टाइम से टेक ऑफ कर रही थी। आई सॉ सुषमा इन द कॉलेज, मैंने सुषमा को देखा कॉलेज में, ये तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। सी वॉज सिटिंग इन द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी में बैठ रही थी। उसने सुषमा को कॉलेज में देखा और देखा तो वो क्या कर रही थी, वो लाइब्रेरी में बैठ रही थी। वो बैठी कि नहीं बैठी इसकी कोई चर्चा नहीं है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम ये समझते हैं कि जब कोई भी पास्ट में किसी भी टाइम में वो क्या हो, कंटिन्यू चल रहा था। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि दिस टेंस इज ऑफन यूज टुगेदर विद द सिंपल पास्ट टेंस टू शो दैट वन एक्टिविटी वॉज प्रोग्रेस इन वाइल अनदर टुक प्लेस। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो है सिंपल पास्ट टेंस के साथ भी प्रयोग किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है उस समय जब कोई दूसरा वर्क जो है काम चल रहा हो। जैसे यहाँ पर जैसे आई वॉज सेविंग व्हेन द टेलीफोन बेल रिंग, है ना, मैं सेविंग कर रहा था व्हेन द टेलीफोन बेल रिंग। तो आपने यहाँ पर ध्यान से देखा तो वो जब टेलीफोन बेल जो है वो बजा तो वो क्या कर रहा था, सेविंग कर रहा था। तो ऐसे में आपको एक बात समझ में आएगा कि एक ऐसा एक्शन है जो आप कर रहे थे कंटिन्यू, लेकिन बीच में क्या आ गया, कोई एक एक्टिविटी आ गई, तो उस एक्टिविटी को तो पास्ट टेंस में रखेंगे। लेकिन जो आप लोग कंटिन्यू कर रहे थे उसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखेंगे। जैसे यहाँ पर है सुरेश वॉज टेकिंग टी, सुरेश चाय पी रहा था व्हेन आई इंटर हिज रूम, जब मैं उसके रूम में गया। तो कंटिन्यू काम कौन सा हो रहा था, तो चाय पीने का हो रहा था, लेकिन व्हेन आई इंटर हिज रूम, जब मैं उसके रूम में गया। क्लियर है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि जब मैं उसके रूम में गया और जब
और टेलीफोन बजा, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है कि आप उसको पास्ट इंडेफिनिट में रख रहे हैं। लेकिन जो काम कंटिन्यू हो रहा है तो वो किस में हो रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो रहा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग इसके हिंदी को निकालेंगे तो चुका था, चुकी थी, आ था, ई थी, ये भी सेंटेंस के अंत में बनता है। आ था, ई थी, ए थे, ये सब बनते हैं। कैसे बनते हैं? जैसे आप कहें कि मैं ऑलरेडी मोहन को देख चुका था, आई हैड ऑलरेडी सीन मोहन। तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते थे मैंने मोहन को ऑलरेडी देख लिया था। तो आप लिया था कहेंगे तो आ था आ जाएगा, मैं देख चुका था तो कहेंगे तो चुका था आ जाएगा। तो दोनों सेंस में आप पास्ट परफेक्ट टेंस को ही यूज कर रहे होते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को ट्रांसलेट के हिसाब से देख लिया आपने। अब चलिए बुक में आपको क्या दिया है उस पर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया क्या गया है, सबसे पहले दिया गया है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट दिखाई दिया और उसके बाद हैड दिखाई दिया और उसके बाद क्या है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि हैड जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका क्या है, मेन वर्ब है। क्लियर है? तो हैड किसके साथ यूज होता है? तो आप कहेंगे कि हैड जो है वो जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। इसमें आपको सिंगुलर प्लूरल नहीं देखना पड़ता है। तो हैड सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। और यहाँ पर जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट में देखा था, चुका है, चुकी है, आ है, ई है, ए है, तो उसी तरीके से जब ये पास्ट का हो गया तो चुका था, चुकी थी बन गया, आ था, ई थी बन गया। तो यहाँ से आप सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं। जब इसके पैसिव को बनाएंगे तो हैड के बाद हैड तो रहेगा ही, लेकिन उसके बाद हम लोग को क्या लगा देना है, बिन। और बिन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पहले से ही रहेगा, जो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है यही यहाँ का सब्जेक्ट बन जाता है। तो इसको हम लोग पैसिव में अच्छे से देखेंगे। यहाँ पर हम लोगों को समझने की बारी है कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है। क्लियर है? तो चलिए इसके फॉर्मेशन पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन में अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको पता चल गया कि सब्जेक्ट होगा, हैड होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। जैसे यहाँ पे कहा गया आई हैड ऑलरेडी सीन मोहन। यहाँ पे देखिए हैड आया है और हैड के बाद क्या आया है, ऑलरेडी सीन मोहन। तो हैड के बाद यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया गया है। ठीक, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये कैसा टेंस बन गया? तो आप कहेंगे कि ये बन गया आपका पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। द बेल हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो कहेंगे कि यहाँ पर द बेल सब्जेक्ट हो गया, हैड जो है हेल्पिंग वर्ब हो गया, गॉन जो हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। और यहाँ पर बिफोर के बाद भी दिया गया है आई रीच्ड द स्कूल, है ना, मेरे स्कूल पहुँचने से पहले घंटी बज चुकी थी, बेल बज चुका था। ये यहाँ पे बताना चाह रहा है। तो इस हिसाब से आप देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब ये बिफोर के बाद ये क्यों आ गया, इसके विषय में चर्चा अभी आगे होगी। नेगेटिव सेंटेंस में बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस में आप देखें तो नेगेटिव सेंटेंस में नॉट आफ्टर हैड, हैड के बाद आपको क्या यूज करना है, हैड के बाद आपको यूज करना है नॉट। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे कि हैड, अब क्यों यूज करना है अभी मैं बता रहा हूँ, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैड क्या हो गया आपका, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। तो यहाँ बीच में किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का। तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, मेन वर्ब के पहले नॉट का यूज करेंगे तो हैड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, तो कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कहेंगे कि जो हैड है पुट बिफोर द सब्जेक्ट, पुट इज बिफोर द सब्जेक्ट। आपको कहाँ पर रखना है, सब्जेक्ट के पहले रखना है। जो सब्जेक्ट दिया गया है उसके पहले आप किसको रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, हैड है। क्लियर है? जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल्स में देखें तो एग्जाम्पल्स में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि हैड ही क्रॉस्ड द रोड टिल देन, हैड ही क्रॉस्ड। तो यहाँ पे देखिए ये ही है और ही के पहले क्या लगा दिया, हैड। यहाँ पर देखिए द चाइल्ड है, चाइल्ड के पहले क्या लग गया, हैड। तो इसे कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर है? अब यहाँ पे यूजेस देखते हैं। द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ कहाँ पे यूज होता है, इसके यूजेस को ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? चलिए तो सबसे पहला ए क्या कह रहा है कि
टू डोनेट एन एक्शन विच हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन हैड बिगन। मतलब एक ऐसा एक्शन विच हैड बीन कंप्लीटेड, जो कंप्लीट हो गया हो। देखिए ध्यान समझिए, कह रहा है कि एक ऐसा एक्शन जो कंप्लीट हो गया हो, फिर कह रहा है कब कंप्लीट हो गया हो, बिफोर अनदर एक्शन हैड बिगन, किसी और एक्शन के स्टार्ट होने से पहले। जैसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। वी वेंट फॉर अ वॉक, हम लोग वॉक पर गए। द रेन हैड स्टॉप्ड, और स्टॉप क्या हो गया, रुक क्या गई, रैन रुक गया था। तो यहाँ पर देखिए हुआ क्या कि आपने एक एक्शन बताया कि रैन, जो बारिश हो रही थी वो रुक गई, बारिश हो रही थी वो रुक गई, और उसके बाद उसके बाद हम लोग कहाँ पर गए, वॉक पर गए। वी वेंट फॉर अ वॉक। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक एक्शन हो रहा है जो कंप्लीट हो गया। यहाँ पर कहा ना एक एक्शन जो कंप्लीट हो जाए, तो यहाँ पर ये वाला एक्शन तो कंप्लीट हो गया, द रैन हैड स्टॉप्ड। तो और दूसरा क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो ये लाइन कह रही है कि बिफोर अनदर एक्शन हैड बिगन, और उसके बाद क्या हो जाएगा, एक नया एक्शन स्टार्ट होगा, और वो एक्शन क्या है, वी वेंट फॉर अ वॉक। तो जैसे ही बारिश समाप्त होती है उसके बाद हम लोग वॉक पर गए। तो यहाँ पर आपको ये समझना है, तो जो एक्शन पहले हो रहा है, ये आपको याद रखना है, जो एक्शन पहले हो रहा है उसी के साथ हम लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। जो एक्शन पहले हुआ हो उसी के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। तो दोनों में से पहले कौन हुआ है, बारिश रुकी, उसके बाद ना वॉक पे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए जो बारिश रुकी है उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में रखे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है द रैन हैड स्टॉप्ड, रैन जो है स्टॉप्ड हो गई, व्हेन वी इंटर्ड द रूम, और उसके बाद जब हम लोग रूम में इंटर्ड किए। तो यहाँ पर देखिए पहले वर्क कौन हुआ, तो यहाँ पर पहले वर्क हुआ कि रैन स्टॉप्ड हो गई और उसके बाद हम लोग रूम में इंटर किए। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन छूट गई, बिफोर पहले, आई रीच द स्टेशन, तो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। तो अब ये बताइए ट्रेन पहले जा चुकी है कि वो स्टेशन पहले पहुंचा है, तो आप कहेंगे पहले ट्रेन छूटी है। तो जो ट्रेन छूटी है वो तो हम लोग देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो जो वर्क पहले हो रहा है ना, जो पहले हो रहा है उसको हम लोग रखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसको ऐसे आप नोट कर सकते हैं, जो एक्शन पहले होता है वो हमेशा किस में होता है, वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। तो इसको आप अपने समझने के लिए इसको नोट कर सकते हैं। द टू एक्शन क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए, कहा जा रहा है कि द टू एक्शन आर इन सेम वे रिलेटेड टू ईच अदर। द अर्लियर इवेंट इज एक्सप्रेस्ड इन द पास्ट परफेक्ट टेंस एंड द लेटर इज इन द सिंपल पास्ट टेंस। टू एक्शंस आर समवेयर रिलेटेड टू ईच अदर। किसी भी तरीके से दो एक्शंस हो रहे होते हैं। कितने एक्शन हो रहे होते हैं, दो एक्शन हो रहे होते हैं, और इन दोनों एक्शन का, पहले का और दूसरे का क्या हो, रिलेशन हो, किसी न किसी प्रकार से रिलेशन हो। तो यहाँ पर जो इवेंट पहले होता है, जो मैंने अभी आपको बताया, जो इवेंट पहले होता है उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। किस में रखते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। और जो यहाँ पर सेकेंड पर होता है, दूसरे पर होता है, उसे हम लोग किस में रखते हैं, तो आप कहेंगे कि पास्ट टेंस में रखेंगे। समझ में आई बात, तो इस बात को हमेशा याद रखेंगे। चलिए दूसरा देखते हैं, बी वाला। बी कहा जा रहा है कि टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल विश इन द पास्ट। अनफुलफिल का मतलब होता है कि अधूरा। अनफुलफिल का मतलब क्या होता है, अनफुलफिल का मतलब होता है अधूरा। तो यहाँ पर आप इसको नोट कर लेंगे, अनफुलफिल विश मतलब एक ऐसा अधूरा विश जो पास्ट में हुआ हो, उसको एक्सप्रेस करना है तो आपको पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। यदि आपने पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग किया तो वो गलत हो जाएगा। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का नहीं, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना पड़ेगा जब आपका कोई अधूरा इच्छा है, अनफुलफिल्ड विश है इन द पास्ट में। जैसे आई विश आई हैड एक्सेप्टेड द ऑफर। आई विश कि मेरी ये इच्छा है कि
काश मैंने वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया होता। तो यहाँ पर पास्ट टाइम में आपको कोई ऑफ़र मिल रहा था जो आपने एक्सेप्ट नहीं किया। वो जो अधूरा विश है, अनफुलफिल्ड वो जो विश है, उसको आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इसलिए आप कह रहे हैं आई विश आई हैड एक्सेप्टेड द ऑफ़र। नेक्स्ट सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है कि टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड कंडीशन इन द पास्ट। अगर कोई कंडीशन है अनफुलफिल्ड, ऐसा कंडीशन जो कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो वो भी आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में ही एक्सप्रेस करना पड़ेगा। जैसे इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ट, यू वुड हैव पास्ट। तो यहाँ पर देखिए इफ़ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो कंडीशन है ये पूरा नहीं किया आपने, इसलिए आप पास नहीं हुए हैं, है ना। तो आप ये कहना चाह रहे हैं इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, यदि आपने कठिन परिश्रम किया होता, यू वुड हैव पास्ट, तो तुम पास हो जाते। इफ़ ही हैड कम टू मी, यदि वह मुझसे मिलने आता या आया होता, तो आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, तब मैं उसकी मदद करता। तो यहाँ पर जो अनफुलफिल्ड कंडीशन है, आपको उसको किस टेंस में रखना है? तो आपको उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में रखना है। यदि आपने गलती से भी इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रख दिया तब ये गलत हो जाएगा। अब ये कैसे पता चलेगा? तो आपको रूल्स पढ़ाए जा रहे हैं, रूल्स याद रहने चाहिए और एक दो बार इसका रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि टू डोनेट एन एक्शन विच कंटेंस द वर्ड्स। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, यदि आपको ये वर्ड्स दिख जा रहे हैं तो आंख बंद करके आप ये बताइए कि ये पास्ट टेंस है। लेकिन यहाँ पे ये जो वर्ड्स दिए जा रहे हैं इसमें से ये जो ऑलरेडी है इसको आपको ध्यान में रखना है। ऑलरेडी वर्ड जो है इसको आपको ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि आपने इसको तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी देखा है। तो आपको ये भी याद रखना है कि ऑलरेडी वर्ड का यूज हमको पास्ट टेंस में भी देखने को मिलेगा, वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस में। उसके बाद आया है बिफोर, टिल, सिंस और जो भी एक्सेट्रा हैं एज। जैसे कौन कौन से हैं? ही हैड ऑलरेडी हर्ड द न्यूज़, मैंने यह न्यूज़ पहले ही सुन लिया था या वह यह न्यूज़ पहले ही सुन चुका था। आई हैड नॉट सीन दिस फिल्म बिफोर, आई हैड नॉट सीन दिस फिल्म बिफोर, ये फिल्म मैंने पहले नहीं देखा था या नहीं देख लिया था। तो ऐसे में ये दोनों के दोनों सेंटेंस आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में रखने चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ईव का क्या कह रहा है कि व्हेन फॉर्म अ पॉइंट ऑफ टाइम, यहाँ पे याद रखिए पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, मतलब पास्ट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो, मतलब कुल मिला के एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम की बात हो, तो वी लुक बैकवर्ड एट एन इवेंट टू हैपेंड अर्लियर इन द पास्ट। तो हम लोग उसके पहले देखेंगे कि क्या कोई ऐसा इवेंट हुआ है पास्ट में। तो यहाँ पर एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते। एट 10 AM, 10 बजे की बात हो रही है। अगर 10 बजे की पास्ट की बात हो रही है तो ये आपको मिल गया पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, पास्ट में एक पॉइंट ऑफ टाइम मिल गया। ऑल द मेंबर्स हैड अराइव्ड, ऑल द मेंबर्स हैड अराइव्ड, सभी मेंबर्स आ चुके थे। तो आप देख रहे हैं कि 10 बजे के पहले ही आपको एक इवेंट मिला है जहां पर सभी मेंबर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये है आपका पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट का, और ये क्या है? ये है आपका एक बैकवर्ड इवेंट जो 10 बजे के पहले हो चुका था। तो यहाँ पे दो पास्ट मिल रहे हैं। यदि आप प्रेजेंट यहाँ पर हैं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पास्ट में, यहाँ पर ये पास्ट हो गया, ये प्रेजेंट है, तो पास्ट में 10 बजे के पहले सभी मेंबर्स आ चुके थे, मतलब सभी मेंबर्स यहाँ तक आ चुके थे। तो यही आपको ये सेंटेंस बताने की कोशिश कर रहा है। एक पॉइंट ऑफ टाइम हो इन द पास्ट, वी लुक बैकवर्ड एट एन इवेंट दैट हैपेंड अर्लियर इन द पास्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करेंगे। बाई इवनिंग, शाम से, वी हैड वॉकड 20 किलोमीटर्स, हम लोग कितना किलोमीटर्स वॉक कर चुके थे? तो आप कहेंगे कि हम लोग 20 किलोमीटर वॉक कर चुके थे शाम से पहले तक या शाम तक। तो शाम तक आप 20 किलोमीटर वॉक कर चुके थे, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम आपको यहाँ पर मिला,
ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, तो आप कहेंगे बाय इवनिंग, और यहाँ से यहाँ तक ये आपको क्या मिला है, तो कहेंगे कि एक इवनिंग के पहले का एक इवेंट जो आपको मिला है। क्लियर है? उम्मीद है ये दोनों बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि इट इज़ यूज्ड एन एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम टू एक्सप्रेस दैट एक्शन वॉज कंप्लीटेड बिफोर द पास्ट एक्शन इवेंट टुक प्लेस। तो इसको अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो इसके विषय में विस्तार से पढ़ेंगे, एडवर्बियल टाइम और टाइम क्लॉजेस के विषय में, तो इसको अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। हालांकि समझ लीजिए, एग्जाम्पल्स आए हैं तो एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं। आफ्टर आई हैड टेकन माई ब्रेकफास्ट, आई हैड टेकन, आई लेफ्ट फॉर स्कूल, मतलब मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद हम स्कूल की ओर चले गए। तो जो काम पहले हो रहा है, आपने ब्रेकफास्ट पहले किया है, तो उसको आप किस में रखेंगे, पास्ट परफेक्ट में। दूसरे में देखिए, सी रिटर्न द बुक बिफोर सी हैड रीड इट, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सी हैड रीड इट, उसके पढ़ने से उसने यह पढ़ लिया था, और सी रिटर्न द बुक, फिर उसने बुक को रिटर्न किया। पहले क्या हुआ, पहले उसने पढ़ा, तो जो इवेंट पहले हुआ है, जैसे यहाँ पर ये पढ़ने का इवेंट पहले हुआ है तो पास्ट परफेक्ट में, यहाँ पर वो ब्रेकफास्ट करने का इवेंट पहले हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ है, वो ब्रेकफास्ट का पास्ट परफेक्ट में है। तो सिंपल सा चीज़ है, इसको आपको समझना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए, यूज ऑफ पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट टेंसेस इन टाइम क्लॉजेस। क्लियर है? यूज ऑफ पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट टेंसेस इन टाइम क्लॉजेस। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस के विषय में भी बात तो होगी ही, और उसके साथ साथ पास्ट टेंस की भी बात होगी। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, पहले उसको आराम से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर कहा गया है कि वी कैन एक्सप्रेस टाइम आइदर बाय एडवर्ब्स ऑफ टाइम और थ्रू एडवर्बियल क्लॉजेज ऑफ टाइम। हम लोग टाइम को एक्सप्रेस कर सकते हैं किस तरीके से, तो आप कहेंगे कि एक तो एडवर्ब ऑफ टाइम से और दूसरा एडवर्बियल क्लॉजेज ऑफ टाइम से। क्लियर है? इन दोनों से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम को एक्सप्रेस कर सकते हैं। वी कैन कंबाइन टू पास्ट एक्शंस इन वेरियस वे। यदि हम लोगों को कोई भी टू पास्ट में एक्शंस मिल जाए, मतलब कोई भी पास्ट में दो एक्शंस मिल जाए, तो हम लोग उसको कंबाइन कर सकते हैं, एक बना सकते हैं। द चॉइस ऑफ लिंकर, लिंकर का मतलब होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, है ना, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, जैसे व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, ये सभी क्या हैं, ये सभी हैं लिंकर। एंड टेंस, मतलब चाहे तो आप वहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस का यूज हो, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हो, लेकिन आप उस लिंकर के द्वारा, मतलब ये जो कंजंक्शंस दिए गए हैं, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल और अनटिल, इनके द्वारा आप उसको क्या कर सकते हैं, उनके रिलेवेंस निकाल सकते हैं, म्यूचुअल रिलेवेंस, उसमें दोनों को जोड़ सकते हैं। तो कंबाइन भी करना सीखेंगे और साथ ही साथ इनका यूज करना देखेंगे। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, तो सबसे पहले आपको दिया गया है कि कंबाइन विथ व्हेन। किससे कंबाइन करना है, तो आप कहेंगे कि व्हेन से कंबाइन करना है। तो यहाँ पे हम लोग व्हेन को देखेंगे। सबसे पहला क्या कह रहा है, पहला लाइन कह रहा है, देखिए, व्हेन वन पास्ट एक्शन फॉलोज अनदर, व्हेन वन पास्ट एक्शन फॉलोज अनदर, वी कैन कंबाइन देम बाय यूजिंग व्हेन एंड टू सिंपल पास्ट टेंसेस। क्लियर है? यदि ये कह रहा है कि यदि आपको पास्ट में दो एक्शंस दिखाए गए हों और दोनों पास्ट टेंस में हो, सिंपल पास्ट टेंस में हो, दोनों के दोनों पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हो, तो हम लोग व्हेन का यूज करके, किसका यूज करके, व्हेन का यूज करके उसको कंबाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया, ही कॉल्ड हर अ लायर, है ना, उसने उसे क्या बुलाया, लायर बुलाया। फिर दूसरा सेंटेंस कहा गया, सी हिट हिम, और उसने उसको हिट किया। तो यहाँ पर दो सेंटेंस मिला, ही कॉल्ड हर अ लायर, और फिर उसके बाद कहा गया सी हिट हिम। तो इस सेंटेंस में इतना तो क्लियर है कि एक सेंटेंस पहले हुआ है, एक सेंटेंस उसके बाद में हुआ है। तो जो सेंटेंस पहले हुआ है, यहाँ पर कौन से टेंस में रखना है ये मायने नहीं रखेगा। यहाँ पर ये देखना है कि हम एक कंजंक्शंस यूज करेंगे व्हेन, और उसी के हिसाब से दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर इतना तो समझ ही गए हैं कि यहाँ पर देखिए कहा गया, ही कॉल्ड हर अ लायर,
उसे क्या किया, उसे झूठा बुलाया, लायर बुलाया, और सी हिट हिम। तो यहाँ पर देखिए व्हेन का कंजंक्शन का यूज किया गया है। व्हेन ही कॉल्ड हर अ लायर, जब उसने उसको एक लायर बुलाया या लायर बुलाया तो सी हिट हिम, तो उसने उसे हिट किया। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। दूसरा कह रहा है कि द प्ले इंडेड, जो प्ले है वो समाप्त हो गया। द ऑडियंस लेफ्ट द हॉल, और ऑडियंस ने लेफ्ट छोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या कहा जाएगा, व्हेन द प्ले इंडेड, व्हेन द प्ले इंडेड, जब प्ले इंड हो गया, समाप्त हो गया, द ऑडियंस लेफ्ट द हॉल, ऑडियंस क्या करी, हॉल को छोड़ के चली गई। जब प्ले मतलब नाटक होता है, नाटक समाप्त हो गया तो ऑडियंस छोड़ के चली गई। ठीक, समझ में आया होगा कि जब भी आपको दो पास्ट टेंस मिले, सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट टेंस मिले, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, तो आपको व्हेन से दोनों को जोड़ देना है। बस इतना ही अपने माइंड में रखिए। अब ये वाला सेंटेंस दोनों के दोनों आप पहले बाद में भी लिख सकते हैं। जैसे पहला वाला जो सेंटेंस है आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सी हिट हिम। उसके बाद आप लिखेंगे व्हेन ही कॉल्ड हर अ लायर। तो आप देखेंगे यहाँ पे आप सेंटेंस को पहले आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो कंजंक्शंस होता ही है दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए। इसी तरीके से आप दूसरा वाला भी आगे पीछे कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बस इतना याद रखना है कि जब भी पास्ट में एक्शन हो रहे होते हैं और दोनों सिंपल पास्ट में हो तो उनको हम लोग व्हेन से कंबाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक नोट दिया गया है, ये इसको थोड़ा सा समझना है। कह रहा है कि व्हेन टू सिंपल पास्ट टेंसेस आर यूज्ड इन दिस वे, मतलब ये जो अभी आपने देखा, ये दोनों के दोनों सेंटेंस यदि पास्ट टेंस में है, दे यूजुअली एक्सप्रेस द आइडिया दैट द फर्स्ट एक्शन लेड टू द सेकेंड एंड द सेकेंड फॉलोड द फर्स्ट वेरी क्लोजली। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब भी दो सेंटेंस ऐसे पास्ट में मिले ना, तो आप देखिए कि एक सेंटेंस जो है वो दूसरे से बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड होगा। क्लोजली रिलेटेड का मतलब क्लोजली फॉलो कर रहा होगा, मतलब एक के वजह से ही दूसरा एक्शन हुआ है। ये आपको देखना है कि एक पास्ट में एक्शन हुआ और उसके बाद ही दूसरा एक्शन हो रहा होता है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि दोनों सिंपल पास्ट टेंस में होने चाहिए। क्लियर है, समझ में आई होगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया गया है कि व्हेन सी ओपन द विंडो, जब उसने ओपन किया किसको, विंडो को, जब उसने खिड़की खोली, द बर्ड फ्लू आउट, तो बर्ड जो है वो बाहर उड़ गई। तो दोनों के दोनों पास्ट टेंस में है, सिंपल टेंस में है। सिंपल पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी आप देख रहे हैं कि यदि उसने खिड़की नहीं खोली होती तो क्या बर्ड बाहर उड़ पाती, नहीं ना। तो यहाँ पर ये यूज किया गया, दो सेंटेंस हैं, एक तो है कि वह खिड़की खोलती है और दूसरा क्या है कि वो चिड़िया उड़ जाती थी। तो यहाँ पर यही कहा गया कि व्हेन सी ओपन द विंडो, जब उसने विंडो खोली, द बर्ड फ्लू आउट, जो बर्ड है वो बाहर उड़ गई। व्हेन द फॉर्मर प्रेसिडेंट डाइड, व्हेन द फॉर्मर, फॉर्मर FORMER, फॉर्मर का मतलब होता है पहले, जो पहले प्रेसिडेंट थे, जब उनकी मृत्यु हुई, ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल। स्टेट फ्यूनरल का मतलब होता है जो राजकीय अंतिम संस्कार होता है, उसको कहा जाता है। व्हेन द फॉर्मर प्रेसिडेंट डाइड, जब किसकी मृत्यु हुई थी, जब प्रेसिडेंट, जो पूर्व प्रेसिडेंट है, उनकी मृत्यु हुई। क्लियर है। तो आप देख रहे हैं कि दो एक्शंस हो रहे हैं, दोनों बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड हैं, एक एक्शन दूसरे एक्शन को फॉलो कर रहा है। तो ऐसे में दोनों पास्ट टेंस में होंगे, वो भी कौन सा, सिंपल पास्ट टेंस में होंगे। और सिंपल पास्ट टेंस में होने के साथ साथ वो व्हेन कंजंक्शन से आप जोड़ सकते हैं उसको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यूज्ड विथ सिंपल पास्ट टेंस व्हेन आल्सो इंडिकेट्स दैट वन एक्शन ऑकर एट द सेम टाइम और इन द स्पैन ऑफ अदर्स। यही है जो अभी बात कहा गया, यही बात कहा गया कि यदि आप यहाँ पर देखिए, व्हेन इट वॉज वेट द बसेस वर क्राउडेड, व्हेन वी लिव्ड इन टाउन वी ऑफन वेंट द थिएटर। जब गीला था, जब मौसम गीला था या बारिश हो रही थी ऐसे समझिए, तो बस में क्या थी, भीड़ थी। द बसेस वर बी क्राउडेड, तो दोनों देखिए पास्ट में ही है, पास्ट इंडिफिनिट में है। दूसरा वाला एग्जांपल देखिए, व्हेन वी लिव्ड इन टाउन, जब हम शहर में रहते थे, तो वी ऑफन वेंट टू द थिएटर,
तो हम लोग कभी कभार थिएटर भी जाते थे, प्रायः थिएटर जाते ही थे, ऐसे कहा जा रहा है। तो पास्ट में दो एक्शन है, दोनों में यदि आप देख रहे हो तो एक रिलेशन है कि एक एक्शन की वजह से ही दूसरा एक्शन हो रहा है। दोनों पास्ट के हैं और पास्ट के होने के बावजूद दोनों में रिलेशन है और दोनों सिंपल पास्ट में टेंस में यूज हुए जा रहे हैं। आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है कि व्हेन टू सिंपल पास्ट टेंसेस में गिव द इम्प्रेशन दैट द टू एक्शन ऑकर्ड साइमल्टेनियसली, द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड आफ्टर व्हेन टू इंडिकेट अर्लियर एक्शन। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि यदि आपको लग रहा हो कि हम तो एक तो पास्ट इंडिफिनिट में प्रयोग कर रहे हैं, तो दूसरा तो हम पास्ट परफेक्ट में यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा तब आप करेंगे, कब करेंगे? जब व्हेन टू इंडिकेट अर्लियर एक्शन, जब व्हेन के बाद जो क्लॉज है ना वो पहले वाले एक्शन को दिखा रहा हो। जैसे यहीं पर यदि आप समझे कि सी ओपन द विंडो, यदि विंडो खोली गई है तभी बर्ड फ्लूड आउट, बर्ड बाहर गया है, तो ऐसे में यहाँ पे जो पहले एक्शन हो रहा है उसको आप पास्ट परफेक्ट टेंस में रख सकते हैं। आपकी मर्जी है तो आप रख सकते हैं, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि ये इसका इम्प्रेशन जो है इस पे पड़ा हो, इसकी वजह से ही ये हुआ हो, तभी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर यदि एग्जाम्पल्स देखें, व्हेन सी हैड संग अ सॉन्ग, तो यहाँ पर देखिए व्हेन सी हैड संग अ सॉन्ग, जब उसने गाना गाया था। सी सैट डाउन, वह बैठ गई थी, है ना, वो बैठी जब उसने गाना गाया। आगे इसी सेंटेंस को कहा जा रहा है कि सी सैट डाउन, वो बैठ गई आफ्टर सिंगिंग द सॉन्ग या सिंगिंग अ सॉन्ग, तो गाना गाने के बाद वो बैठ गई। इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो एक्शन है, कौन सा एक्शन? संग, गाने का जो एक्शन है वो उसके बैठने वाले एक्शन पे डिपेंड कर रहा है। यदि वो गाना न गाती तो वो न बैठता। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि उनके वर्ब का जो एक्शन है वो भी डिपेंड होना चाहिए, वो एक्शन जो है एक दूसरे को फॉलो करने चाहिए। सिटिंग और सिंगिंग दोनों यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो सिंपल सा अभी आपने जितना ये सब पढ़ा ना तामझाम, सब का मतलब एक ही है कि पास्ट में दो एक्शन हुए हैं, दोनों यदि आप चाहें तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में प्रयोग करेंगे व्हेन कंजंक्शन के साथ जोड़कर, या तो यदि एक को पास्ट परफेक्ट में लिखना चाहें तो जो पहले एक्शन हुआ है उसे आप पास्ट परफेक्ट टेंस में लिख सकते हैं। बस इतना सा कहानी है। आगे बढ़ते हैं। इफ यू यूज सिंपल पास्ट टेंस इन द टाइम क्लॉज, इट माइट गिव द इम्प्रेशन दैट द टू एक्शंस ऑकर्ड साइमल्टेनियसली, एज जैसे यहाँ पे आप देखो, When she sang a song, she sat down, ये जस्ट अभी की बात हो गई। तो यहाँ पर आपने इन दोनों सेंटेंस को क्या, she sat down as she sang the song, तो यहाँ पर भी देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, she was sitting while she sang। तो आपको ज़्यादा इसको यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या लिखा गया है, जो अभी मैंने पहले बताया उस पर फोकस करिए। यहाँ पर इसको थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, हालांकि ये वही बात है जो हम लोग अभी पढ़ के आ रहे हैं। यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड आफ्टर व्हेन। पास्ट परफेक्ट टेंस का भी यूज हम लोग कर सकते हैं किसके बाद? व्हेन के बाद। इन ऑर्डर टू एम्फेसाइज दैट द फर्स्ट एक्शन वाज कंप्लीट, जब हम लोग एम्फेसाइज करना चाहें, जब एम्फेसाइज करना चाहें तो हम लोग जो द फर्स्ट एक्शन वाज कंप्लीट, यदि पहला एक्शन कंप्लीट हो गया है तो हम लोग व्हेन के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे और बिफोर द सेकेंड वन स्टार्टेड, जबकि सेकेंड जो है स्टार्ट हुआ हो। जैसे व्हेन सी हैड फिनिश्ड ईटिंग, अब वहाँ पे जैसे ही उसने व्हेन सी हैड फिनिश्ड ईटिंग सी क्लियर्ड द टेबल, उसने टेबल को क्लियर किया जब उसने खाना खाया। तो यहाँ पर देखिए वास्तविकता तो यही है ना कि उसने खाना कंप्लीट किया है पास्ट में ही और उसके बाद उसने टेबल को भी क्लियर किया है। तो पास्ट में ही दो एक्शन है, तो आप चाहें तो दोनों को क्या करिए, पास्ट इंडिफिनिट में ही रखिए, क्योंकि दो एक्शन हो रहे हैं और एक एक्शन होने के बाद ही दूसरा हो रहा है और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल है, व्हेन ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क ही वेंट आउट टू प्ले, जब उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया तो वो बाहर चला गया। लेकिन आपको एम्फेसाइज करना ही है, तो आप
जो पहले एक्शन हो रहा है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में रख सकते हैं। यही बात हमने पहले भी बताई। व्हेन शी हैड शट द विंडो आई ओपन द डोर। क्लियर है? जैसे ही हमने विंडो को शट किया, बंद किया, आई ओपन द डोर, फिर मैंने दरवाज़ा खोला। इस हिसाब से मैंने दरवाज़ा खोला व्हेन शी हैड शट द विंडो, जब उसने विंडो बंद कर दिया था। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग रहा है कि हम लोगों को पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर पर फोकस देने के बाद बस यहाँ पर इन कॉम्बिनेशन को याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है? कह रहा है कि यहाँ पे कंबाइनिंग करना है किसका? टिल, अनटिल, एज, सून एज, बिफोर, इन सब का यूज करना है। ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड इन द टाइम क्लॉजेज इंडिकेट दैट वन एक्शन फॉलोज एज द अदर। सिंपल पास्ट टेंस का आप यूज करेंगे जब भी टाइम क्लॉज दिया रहे और इंडिकेट कर रहा हो वन एक्शन फॉलोज द अदर्स। ठीक, मतलब एक ऐसा एक्शन हो, समझिए बात को, कि उसके बाद दूसरी एक्शन होती हो। एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन, एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन। तो एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन है तो ज़रूरी नहीं आप व्हेन का यूज करें, आप टाइम क्लॉज का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर टाइम क्लॉज के रूप में टिल, अनटिल, एज सून एज और बिफोर का भी यूज दिया गया है। तो इसी तरीके से आप समझ जाइए। यहाँ वी वेटेड एक एक्शन है, दूसरा है इट गॉट डार्क, मतलब हम लोगों ने उसका इंतज़ार किया तब तक जब तक इट गॉट डार्क, अंधेरा नहीं हो गया। जब तक अंधेरा हो गया तब तक हम लोग उसका इंतजार किए थे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे उसने इंतजार किया है, एक एक्शन हुआ इंतजार करने के बाद, और दूसरा एक्शन क्या हुआ कि वो अंधेरा हुआ। एज सुन एज वी रीच्ड स्कूल इट बिगेन टू रैन, जैसे ही हम लोग स्कूल पहुँचे बारिश होने लगी। तो दोनों एक्शन है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरे को ध्यान से देखिए। व्हेन इट इज़ नेसेसरी टू एम्फेसाइज दैट द फर्स्ट एक्शन वाज कंप्लीटेड बिफोर द सेकंड एक्शन स्टार्टेड वी यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस इन टाइम क्लॉज। सेम टू सेम वही जो मैंने आपको पहले बताया। यदि कोई भी पहला एक्शन हो रहा है जो पहले क्लॉज में यदि एम्फेसाइज करना है, एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर डालना है, दबाव डालना है, तो आप पहले वाले एक्शन को पास्ट परफेक्ट में लिख दीजिए। बाकी यदि आप दोनों को पास्ट इंडिफिनिट में रख रहे हैं तो कोई गलती नहीं है, कोई उसमें गलती है ही नहीं। लेकिन आप यदि दोनों को एम्फेसाइज करना चाहते हैं तो जो पहले एक्शन हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, जो कंप्लीट हो रहा है पहले एक्शन, उसको आप पास्ट इंडिफिनिट में ना रखकर पास्ट परफेक्ट टेंस में रखिए, आपका एम्फेसाइज हो जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे यूज करते हैं, देखिए क्या है, आफ्टर। तो यहाँ पर आपको देखिए साफ साफ लिखा गया है कि आफ्टर इज नॉर्मली फॉलोड बाय द पास्ट परफेक्ट टेंस। मतलब आफ्टर जो होता है वो नॉर्मली क्या फॉलो करता है, पास्ट परफेक्ट टेंस को फॉलो करता है। और यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो आपको एक बात याद रखना होगा कि यदि कहीं पर भी आफ्टर लिखा गया है, इसके बाद का जो क्लॉज आएगा वो हमेशा किस में होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। किस में होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। ठीक, जैसे यहाँ पर आप देखें तो आफ्टर आया है तो देखिए द रिजल्ट हैड बीन डिक्लेयर्ड, तो यहाँ पे हैड बीन आ गया, पास्ट परफेक्ट टेंस में है। वी केम आउट आफ्टर, वी केम आउट, यहाँ पर तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ा, लेकिन यहाँ पे आफ्टर के बाद द टीचर हैड फिनिश्ड द लेसन, तो आफ्टर के बाद द टीचर हैड फिनिश्ड द लेसन आया है, इसलिए ये कंप्लीट हो गया। और कंप्लीट होने पर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस रखना पड़ेगा। तो याद रखेंगे आफ्टर के बाद हमेशा क्या आएगा, हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन आफ्टर के पहले भी एक सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा, वो आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस होगा। क्या होगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस होगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, कह रहा है एक्शन विच आर सीन इन द रेट्रोस्पेक्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ इन द पास्ट आर एक्सप्रेस्ड बाय द पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे माई ब्रदर हैड बीन टू स्कूल बट ही हैड लर्नड नथिंग देयर, मतलब मेरा भाई जो है वो स्कूल गया तो था लेकिन उसने कुछ सीखा नहीं है वहाँ। सो ही वॉज नाउ इलिटरेट, इसलिए वो अभी क्या है, निरक्षर है, मतलब पढ़ा लिखा नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दिया, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यदि कोई जो है एक पॉइंट हो, एक ऐसा पॉइंट हो जो कि पास्ट का हो और उसे एक्सप्रेस करना हो, तो आप वहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे माई ब्रदर हैड बीन टू स्कूल, ठीक है, बट ही हैड लर्नड नथिंग दियर्स, दोनों को आपने किया। अब दो सेंटेंस आपने
किया तो उसके बाद तीसरा आपको पास्ट इंडिफिनिट टेंस में रखना ही पड़ेगा। क्लियर है? अब इसके बाद इसके अलावा भी और चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर इसके लिए आप समझ सकते हैं कि कैन बी कंबाइंड विद द टाइम ऑफ कंजंक्शन व्हेन। अब इनको व्हेन से भी कंजंक्शन, अब देखिए जैसे यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं ना, यहाँ पर देखिए पिछले वाले सेंटेंस में आप देखेंगे आपको 3 सेंटेंस दिए गए हैं, 3 क्लॉजेज जुड़े हुए हैं। एक तो है माई ब्रदर हैड बिन टू स्कूल, दूसरा है बट ही हैड लर्नड नथिंग दियर, और तीसरा है सो ही वॉज नाउ इलिटरेट। तो तीनों में आपको 2 को ही पास्ट परफेक्ट में रखना है, एक आपका पास्ट इंडिफिनिट में ही रहेगा, चाहे कोई भी कंडीशन आपके साथ लग जाए। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है जब वेन को आप जोड़ेंगे तो भी आप पास्ट परफेक्ट वेन वाले को रखेंगे। वेन माई ब्रदर हैड बिन एट स्कूल, फिर कह रहा है ही हैड लर्न नथिंग, फिर कह रहा है सी है सो ही वॉज नाउ इलिटरेट। फिर आगे कह रहा है कि वेन माई ब्रदर वॉज एट स्कूल, वेन माई ब्रदर वॉज, यहाँ पे कह रहा है ना कि इट इज हाउ यूर मोर यूजुअल पुट ऑफ द वर्ब इन द टाइम क्लॉज इन द सिंपल पास्ट। यहाँ पे लेकिन एक को आपने सिंपल पास्ट में रखा, उसके बाद आपको ही हैड लर्न नथिंग, ही वॉज सो नाउ इलिटरेट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 को पास्ट में रखकर एक पास्ट परफेक्ट में रखा गया है, पास्ट इंडेफिनिट में नहीं रखा गया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि वेन के बाद आप क्या लगाना चाहते हैं, है ना। मेरा तो ये मानना है कि आप इस रूल पर फोकस ना करें, है ना। इसको ऐसा नहीं कि ये गलत लिखा गया, लेकिन आप इसके ऊपर फोकस करेंगे तो आपने जो इसके पहले सीखा ना वो भूल जाएंगे। इसलिए आप अपने माइंड में इस रूल को बिल्कुल ना मान के चलिए कि हमने ये नहीं पढ़ा है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? वर्ब ऑफ नोइंग और अंडरस्टैंड। नोइंग और अंडरस्टैंड मतलब नो और अंडरस्टैंड की बात होगी नोइंग और अंडरस्टैंडिंग में। देखिए पहली बात ध्यान से देखने की और समझने की कोशिश करिए। वर्ब ऑफ नोइंग जहाँ पर नो अंडरस्टैंड मिले तो नॉर्मली यूज्ड आप सिंपल पास्ट टेंस का नॉर्मली यूज करेंगे। मतलब आपको किसी भी सेंटेंस में क्या दिखाई दे, नो और अंडरस्टैंड दिखाई दे, तो आपको सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर आप देखें व्हेन या एज सुन एज, ये दोनों आपके कंजंक्शंस हैं। इसके बाद कहा आई नो, यहाँ पे देखिए क्या मिल गया, नो द वर्क, तो किस में यूज करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यदि वो अफर्मेटिव है तो नेगेटिव है तो डिड नॉट। यहाँ पे देखिए अफर्मेटिव है इसलिए आई न्यू द वर्क ऑफ वन डिपार्टमेंट, आई वॉज मूव टू अनदर डिपार्टमेंट। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे एज और एज सुन एज का प्रयोग हुआ है, इसलिए हम लोग नो के साथ वर्ब की सेकेंड मतलब सिंपल पास्ट टेंस का यूज किए, पास्ट इंडेफिनिट का। दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है व्हेन ही अंडरस्टूड। देखिए व्हेन ही अंडरस्टूड, अंडरस्टूड आया ना, हिज मिस्टेक, इसलिए अंडरस्टूड को हमने क्या कर दिया? वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। ही फेल्ट सॉरी, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट में हो गया। यहाँ पर भी ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। सेकेंड क्या कह रहा है? वर्ब ऑफ नोइंग अंडरस्टैंडिंग etc may be used in time clauses in the past perfect tense। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में या पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ही यूज होंगे, वो पास्ट परफेक्ट टेंस में भी यूज हो सकते हैं। कब? when they are accompanied by an expression denoting a period of time। एक ऐसा बीच में टाइम आ जाए जो कि फिक्स टाइम ना हो। जैसे अभी मैंने आपको सिंस और फॉर के लिए बताया, तो आप ये समझिए या तो फॉर आ जाए, फॉर उसके बाद टाइम आ जाए। जैसे देखिए इस एग्जाम्पल्स में भी फॉर और एक टाइम दिया है, यहाँ पर भी फॉर और एक टाइम दिया है। व्हेन आई हैड नो लर्न, देखिए यहाँ पे नो आ गया, लर्न भी आ जाए तो भी यही नियम फॉलो होता है। द वर्क ऑफ वन डिपार्टमेंट फॉर अ मंथ। अब देखिए यहाँ पे फॉर अ मंथ, ये जो फॉर अ मंथ है ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए इसके साथ हम लोग यहाँ पे क्या यूज किए हैं? हैड नोन का प्रयोग हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पे फॉर अ ईयर है तो सी हैड नोन का यूज हुआ है। तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि कब हमको नो और अंडरस्टैंड देख के कौन सा नियम लगाना है। तो 2 नियम है, इन दोनों को आराम से समझिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टाइम क्लॉजेज ऑफ कंटेनिंग पास्ट परफेक्ट टेंस में बी combined with a main verb in the conditional tense this use mainly indirect speech। तो आप इसको indirect speech में ही पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे दिया गया है यूज ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस इन एडवर्बियल क्लॉजेज ऑफ टाइम और डिस्टिंक्शन।
तो यहाँ पर आपने जो पढ़ा है ना उसी के विषय में बताया है, ऐसा समझिए। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि टू पास्ट एक्शंस कैन बी कंबाइंड, यदि पास्ट के दो एक्शंस हैं, दो एक्शन हो रहे होते हैं तो उनको टिल, अनटिल, एज सुन एज, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, इन सब से जोड़ सकते हैं। पास्ट में दो एक्शन हो रहे होते हैं तो आप टिल, अनटिल, एज सुन एज, बिफोर और आफ्टर और व्हेन, इन सब से किसी से भी जोड़ सकते हैं। अब इसके विषय में कहा गया आगे, क्या कहा गया भाई? कहा गया द यूज ऑफ द सिंपल पास्ट टेंस इन बोथ क्लॉजेज डिनोट्स दैट द फर्स्ट एक्शन लेड टू द सेकेंड एक्शन एंड द सेकेंड फॉलोड द फर्स्ट क्लोजली। आप पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं, सिंपल पास्ट टेंस जिसे कहते हैं, आप पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं दोनों के दोनों एक्शन में, लेकिन ये तब कर सकते हैं जब दो एक्शन पर जोर नहीं दिया जाना है। जब आप नॉर्मली दोनों को यूज कर रहे हैं तो दोनों को पास्ट इंडिफिनिट में ही रखिए और इन कंजंक्शंस का प्रयोग करके आप उनको यूज करिए। लेकिन यदि यहाँ पे एम्फेसाइज कर दिया जाए, जोर दे दिया जाए, तो वहीं पे यह सेंटेंस क्या बन जाता है? क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि व्हेन वी विश टू एम्फेसाइज द sequence of two actions in the past we used past perfect tense in the earlier action। मतलब हम जो पहले एक्शन होगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। इन दोनों नोट में जो दिया गया है आप ध्यान से ये समझने की कोशिश करिए। ये कहा जा रहा है कि दो एक्शन पर जोर नहीं दिया जा रहा है कि कौन पहले हुआ है कौन बाद में। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि कौन पहले हुआ है और कौन बाद में हुआ है, इस पर कोई जोर नहीं दिया जा रहा है। आप आराम से यहाँ पर किसी भी सेंटेंस को पास्ट इंडिफिनिट टेंस में रखिए और एक कंजंक्शन लगा के कंबाइन कर दीजिए। लेकिन यदि आपको एम्फेसाइज करना है, जोर देना है, तो जो पहला एक्शन हो रहा है ना, जो पहला एक्शन हो रहा है उसमें आप पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करिए। क्लियर है? तो ये रहा पूरा का पूरा तामझाम किसका? पास्ट परफेक्ट टेंस का। और यहाँ पर आप पास्ट इंडिफिनिट के विषय में भी पढ़े हैं। तो अब बारी है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो चलिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है क्या कि इसका जब हम लोग हिंदी में उच्चारण करते हैं तो रहा था, रही थी, यहाँ पर भी आता है रहा था, रही थी, रहे थे ही आता है। और लेकिन यहाँ पर आपको टाइम मिलेगा सिंस, जो कि और फॉर, ये दोनों क्या दिखाते हैं? एक फिक्स टाइम दिखाता है जिसे हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, और एक क्या दिखाता है? पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। तो दोनों को आपको समझना पड़ेगा। दोनों को समझेंगे कैसे? दोनों को इस तरीके से समझेंगे, ध्यान से देखिए इधर। तो स्ट्रक्चर क्या कहता है? स्ट्रक्चर ये कहता है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट के लिए हमको पता है कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हैड का। तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, और बीन जो है वो सपोर्टिंग वर्ब हो गया। वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी जो फॉर्म है ये आपका मेन वर्ब हो गया। तो हैड बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करना है। यहाँ पे कोई पैसिव वॉइस नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता है, इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी पैसिव नहीं बनेगा। फॉर्मेशन की बात करें तो हैड बीन ये सभी सब्जेक्ट के साथ आता है, और इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, जिसे हम लोग पास्ट पार्टिसिपल नहीं, सॉरी, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ऑल द सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का यूज करेंगे। क्लियर? नेगेटिव सेंटेंस में इसी हैड के बाद नॉट लगा देना है। इस नॉट का यूज कहाँ पे करेंगे? हैड के बाद एंड बीन के पहले, हैड के बाद और बीन के पहले। अब यहाँ पर आपको एक बात समझना पड़ेगा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज होता है नॉट, और लेकिन मेन वर्ब के पहले। तो लेकिन यहाँ पर सपोर्टिंग वर्ब है, तो यहाँ पर इन दोनों के लिए मेन वर्ब है, इसलिए आप सपोर्टिंग वर्ब के पहले ही करेंगे। तो हैड के बाद ही यूज करना है, तो हैड नॉट यूज होगा। इंट्रोगेटिव में हैड पहले आ जाएगा। क्लियर है? तो ये रहा आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर। देख लेते हैं दोनों को। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस तो समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल्स जैसे कह रहा है ही
सिंगुलर है तो हैड आपका आ गया, बीन आ गया और आईएनजी फॉर्म आ गया। और यहाँ पे देखिए फॉर 10 ईयर्स, तो इसलिए ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। कपिल सब्जेक्ट है, हैड बीन आ गया और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गया, है ना। तो ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। उसके बाद क्रिकेट फॉर मेनी ईयर्स, फॉर मेनी ईयर्स ये जो है ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। क्लियर है। नेगेटिव सेंटेंस में देखिए हैड नॉट बीन हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही जो सब्जेक्ट है इसके पहले हैड आ गया। यहाँ पर देखिए द टू नेबर्स ये सब्जेक्ट है, उसके पहले क्या आ गया, हैड। और बिन आईएनजी फॉर्म, बिन आईएनजी फॉर्म दोनों में आ गया। और इसलिए आपको सिंस और फॉर ये दोनों देखने पड़ेंगे कि आपके सेंटेंस में दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूज को देखते हैं कि इसके यूज क्या है। Past perfect continuous tense is used to denote an action that had been going on for some time before another action took place in the past। मतलब ये कि पास्ट में कोई एक्शन स्टार्ट हुआ है, कुछ तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी भी वो वर्क कंप्लीट होना बाकी है। यदि ऐसा कोई सेंटेंस मिलता है पास्ट में ही तो आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में कहा गया है कि वी हैड बीन सॉल्विंग द सम्स फॉर 2 आवर्स। हम लोग कुछ सम्स को सॉल्व कर रहे थे 2 घंटे से, व्हेन यू ज्वाइंड अस, जब तक तुमने इसको ज्वाइन किया था। तो यहाँ पर वो 2 घंटे से सॉल्व कर रहे थे। इसका मतलब मान लीजिए यहाँ से सॉल्व करना है तो 2 घंटे में उन लोगों ने इतना तो सॉल्व कर दिया था, लेकिन अभी भी वो कर रहे थे। लेकिन ये बात ये प्रेजेंट यहाँ पर है ना, ये प्रेजेंट यहाँ पर है और ये दोनों वर्क ये भी पास्ट में हो रहा है और ये भी पास्ट में हो रहा है। इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना पड़ेगा हम लोगों को। डन। चलिए तो ये रहा आपका पास्ट टेंस। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3 सॉल्व करेंगे। और अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और अधिक से अधिक लोगों तक इसके प्लेलिस्ट को शेयर करिए जिससे सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज नंबर 3 के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।